लगभग 70 साल की उम्र के कपल फ्रैंकलिन और आयरन फार्न्सवर्थ टाउन में अकेले घर में रहते हैं और एक नॉर्मल सी लाइफ जी रहे हैं। लेकिन उनकी इस नॉर्मल सी लाइफ में एक अब नॉर्मल चीज़ भी है। उनके बैकयार्ड में बना एक सीक्रेट चैम्बर, जिसके अंदर जाकर वो किसी दूसरे प्लेनेट पर पहुंच जाते हैं और वहां से उन्हें एक अचंभित कर देने वाला सेलेस्टियल व्यू दिखता है। इस व्यू को देखने दोनों अक्सर यहाँ आते हैं और सुकून से बैठकर इसे एंजॉय करते हैं। आयरन को लगता है कि उनको इस सीक्रेट चैम्बर के मिलने के पीछे कोई बड़ी वजह है और इसीलिए वो इस केबिन के बाहर की दुनिया को जानना चाहती है। लेकिन फ्रैंकलिन उसे वार्न करता है कि इसमें उनकी जान को खतरा है। आयरन को रियलाइज होता है कि अब वो बहुत बीमार रहने लगी है और फ्रैंकलिन भी अपनी कमजोर होती हुई याददाश्त से जूझ रहा है। इसलिए उस रात फ्रैंकलिन को अपनी जिम्मेदारी से मुक्त करने और उस केबिन के बाहर की दुनिया को जानने के इरादे से आयरन फ्रैंकलिन को आखिरी गुड बाय लेटर लिखती है और उसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर उस दरवाजे के बाहर जाने ही वाली होती है कि तभी उसे एक अजनबी लड़का जख्मी हालत में वहां मिलता है। वो रुक जाती है। इसके बाद शुरू होता है कहानी के इंटरेस्टिंग होने का सिलसिला। आयरन घायल जूड को अपने घर ले आती है और उसका ख्याल रखने लगती है, ये सोचते हुए कि शायद जूड की वजह से उसे उसके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। फ्रैंकलिन जूड को पुलिस को सौंपने को कहता है, लेकिन आयरन उसे कुछ भी एक्शन लेने को मना करती है। यहाँ तक कि उसकी ग्रैंड डॉटर के पूछने पर भी वो उसे झूठ बोलती है कि उसने जूड को अपना केयर टेकर रखा है। जूड धीरे धीरे रिकवर होने लगता है और उसके और आयरन के बीच में एक इमोशनल बॉन्ड बनता है। आयरन उसमें अपने मरे हुए बेटे माइकल को देखती है, लेकिन जूड फ्रैंकलिन और आयरन दोनों से कुछ छुपा रहा है। आयरन को जूड के सामान में से एक चमकती हुई स्फेरिकल बॉल मिलती है, जिसे जैसे ही वो सामने पड़ी सेंट्रल टेबल पर रखती है वो गायब हो जाती है। फ्रैंकलिन को वॉशरूम में जूड का यूज किया हुआ चाकू और उसके पैर में से निकला हुआ एक ट्रांसमीटर मिलता है, जिससे उसका जूड पे शक और बढ़ जाता है। इस कहानी के पैरेलली दूर अर्जेंटीना में एक और कहानी चल रही है। यहाँ स्टेला अपनी बेटी टोनी और कुछ पालतू लामास के साथ दूर पहाड़ी में अकेले रहती है। ना उसका कोई साथी है और ना ही उसके कोई पड़ोसी, और वो अपनी बेटी टोनी को भी किसी से ज्यादा मिलने जुलने के लिए मना करती है। लेकिन एक दिन स्टेला से मिलने एक सस्पिशियस विजिटर टॉल मैन आता है और उसे एक पैकेज ढूंढने का असाइनमेंट देता है। स्टेला टोनी के साथ ठीक वैसे ही एक दूसरे सीक्रेट चैम्बर की मदद से नेवाक पहुंचती है और वहां अपने साथी निक की मदद से अपना पैकेज ढूंढने निकलती है। फ्रैंकलिन और आयरन के बीच जूड को लेकर आर्गुमेंट्स बढ़ने लगते हैं और एक दिन आयरन फ्रैंकलिन को बोल देती है कि वो जूड की हेल्प किसी भी कीमत पर करेगी। फ्रैंकलिन उसे याद दिलाता है कि वो जूड को अपना मरा हुआ बेटा माइकल ना समझे। आयरन के लिए मुसीबत और बढ़ जाती है जब पुलिस जूड को अरेस्ट कर लेती है। आयरन जूड को अपनी सच्चाई उसे बताने को कहती है। जूड सीक्रेट चैम्बर से जुड़ी कई और राज की बातें आयरन को बताता है और उसे ये भी बताता है कि उसकी जान खतरे में है। लेकिन जूड के आने से एक अच्छी बात यह होती है कि आयरन की तबीयत में अब सुधार आने लगता है। डॉक्टर उसे कहती है कि वो अपना रूटीन ऐसे ही फॉलो करते रहे। फ्रैंकलिन को यह रियलाइज होता है कि आयरन की इंप्रूवमेंट की वजह जूड है और उसे इस बात से जलन महसूस होती है। फ्रैंकलिन जूड का बैकग्राउंड चेक कराने के लिए जूड के फिंगरप्रिंट्स पुलिस चीफ को देता है। जूड के खिलाफ कुछ पुराने केसेस की रिपोर्ट्स लेके जूड को अरेस्ट करने आयरन के घर पुलिस चीफ आता है और उसे यह बताता है कि जूड बहुत ही डेंजरस आदमी है। एक और सब स्टोरी में फ्रैंकलिन का पड़ोसी बायरन फ्रैंकलिन और आयरन के देर रात तक शेड में आने जाने पर शक करता है। आयरन से नाराजगी की वजह से फ्रैंकलिन की दोस्ती बायरन से बढ़ती है। फ्रैंकलिन बायरन को अपने सीक्रेट चैम्बर के बारे में बताता है और उसे वो जगह भी दिखाता है जहां पर फ्रैंकलिन और आयरन अपना टाइम स्पेंड करने आते हैं। दोनों मिलकर एक स्पेस सूट तैयार करते हैं। बायरन वो स्पेस सूट पहनता है और फ्रैंकलिन के मना करने के बावजूद उस दरवाजे के बाहर चला जाता है, लेकिन वापस नहीं लौट पाता। बायरन को ढूंढने के लिए फ्रैंकलिन भी वो स्पेस सूट पहनकर उस दरवाजे के बाहर जाता है और आयरन उसका उस कैबिन के अंदर इंतजार करती है। क्या फ्रैंकलिन बायरन को वापस ढूंढ के ला पाता है या वो भी बायरन की तरह वापस नहीं लौट पाता? जूड की सच्चाई आखिर क्या है? क्या वो आयरन और फ्रैंकलिन को अपने बारे में सब कुछ बताता है? स्टेला कौन सा पैकेज ढूंढने गई है और क्या वो उसे मिलता है? ये सारी बातें जानने के लिए इस वेब सीरीज को आप Amazon प्राइम पे देख सकते हैं। कहानी की पेस काफी स्लो है, जो ओल्ड एज कपल की स्लो लाइफ को बिना किसी एक्स्ट्रा एंटरटेनमेंट के तड़के के बावजूद बहुत ही स्वादिष्ट और खूबसूरत ढंग से परोसती है। आयरन और फ्रैंकलिन के बीच का ओल्ड एज लव, केयर, उनकी कंफर्टेबिलिटी और इनसिक्योरिटी को बड़े ही सहजता से दिखाया गया है। अपने इकलौते बेटे के चले जाने के गम को दोनों बहुत ही अच्छे तरीके से छुपाते और दिखाते हैं। दोनों की पास्ट लाइफ को भी बीच बीच में फ्लैशेस के थ्रू दिखाया गया है। आयरन अपनी लाइफ में एक अधूरापन महसूस करती है। उसे अभी भी इंतजार है कि लाइफ उसके सामने कुछ नए सरप्राइजेस जरूर लाएगी। जूड के उसकी लाइफ में आने के बाद आयरन को एक नई होप और एक नया उद्देश्य मिलता है। फ्रैंकलिन का सिर्फ एक ही मकसद है, अपनी वाइफ का ख्याल रखना और उसे कभी कोई तकलीफ नहीं होने देना। लेकिन जब जूड उनकी लाइफ में आता है तो वो कई बार अपने आप को मजबूर और इनसिक्योर फील करता है। जूड का मिस्टीरियस कैरेक्टर ओल्ड कपल की लाइफ में एक नया स्पार्क बन के आता है
और जाने अनजाने में उनके जीवन को एक नया लक्ष्य देता है। स्टेला और टोनी के किरदार कहानी में एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। फ्रैंकलिन और आयरन की पोती डेनिस भी कहानी को अच्छा सपोर्ट करती है। इनके अलावा कुछ और कैरेक्टर्स को शायद सेकंड सीजन के लिए इनकम्प्लीट ही छोड़ दिया गया है, जैसे टॉलमैन, जूड के फादर गैब्रियल और हैना। ऑस्कर विनिंग एक्टर्स जेके सिमंस और सीसी स्पेसेक आपको अपनी परफॉर्मेंस से हमेशा बांधे रखते हैं। एक साइंस फिक्शन और एक सस्पेंसफुल कहानी होने के बावजूद आप आयरन और फ्रैंकलिन की लाइफ से और उनके इमोशन से हमेशा जुड़े रहते हो। कहानी की बिगनिंग स्लो जरूर है, लेकिन कहानी खत्म एक बड़े ही रोचक मोड़ पे होती है। कहानी में कुछ सवालों के जवाब अधूरे छोड़े गए हैं और शायद वो जवाब हमें सेकंड सीजन में मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्ते।